सो बिकॉज डायरेक्ट टैक्स एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एंड ऑल्सो आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, एंड हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी सैलरीड एम्प्लॉयज़ है, फ्रीलांसर्स है। और मेरे पास अभी एक सैम्पल सैलरी स्लिप भी है जो मुझे आपको दिखाना है, सो यू कैन ब्रेक ऑल द कॉम्प्लेक्स टर्म्स डाउन। तो अभी इस सैलरी स्लिप में एज यू कैन सी बेसिक पे है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस है, एंड देर आर अदर आइटम्स जो राइट हैंड साइड पे है, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स, TDS। तो ये सब का बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? So what I've noticed is कि a lot of people जो employees होते हैं, they are very clueless about how and what is the breakup of their salary slip. So let's try to understand कि what constitutes a salary slip. Okay. So salary slip may contain various things like gross salary, net salary, and ये terms थोड़े confusing होते हैं. So let's understand what constitutes a gross salary, net salary. So basic pay प्लस अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, ये सब को ऐड करेंगे, या फिर जितने भी अलग बेनिफिट्स होते हैं विच अ कंपनी गिव्स, उन सब को ऐड करेंगे, तो वो होता है ग्रॉस सैलरी। अभी इस ग्रॉस सैलरी में से अगर हम डिडक्शंस माइनस करेंगे जैसे कि TDS या फिर प्रोविडेंट फंड, TDS प्लस प्रोविडेंट फंड माइनस करेंगे, प्लस प्रोफेशनल टैक्स करता है वो माइनस करेंगे, तो ये सब डिडक्शंस को माइनस करके आता है हमारा net salary, which is the in hand salary. Okay. So these are the two things. अभी एक एक करके चीज़ें समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So जैसे आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप में बेसिक पे के बाद है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब अगर आप रेंट पे रह रहे हैं बाहर, तो आप ऑफ कोर्स रेंट पे करते होंगे, तो वो HR आपको एक बेनिफिट देता है कि आपने जो पे किया है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं, उसका एक जो अलाउंस मिल रहा है उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकें। सो ये जो अलाउंस है इसमें मैं बताती हूँ कि आप टैक्स डिडक्शन कितना अलाउड रहता है। इट्स द लीस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज ऑफर्ड बाय HR और द अमाउंट विच इज पेड बाय यू माइनस 10% ऑफ द ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, या फिर 40% ऑफ द बेसिक पे पर 4 सिटीज ऐसी होती है जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई एंड कैलकाटा, जिसमें 50% अलाउड होता है। इंटरेस्टिंगली बैंगलोर स्टिल इज नॉट कंसिडर्ड अ मेट्रो सिटी, इस वजह से उसमें अभी भी 40% ही अलाउड है एंड नॉट 50%, क्योंकि जब से इनकम टैक्स रूल्स फ्रेम हुए थे तब से चेंज ही नहीं किया मेट्रो सिटीज़ की डेफिनेशन। सो अभी भी बैंगलोर वालों को सिर्फ 40% का बेनिफिट मिलता है और बाकी जो 4 सिटीज़ हैं उनको 50% का बेनिफिट मिलता है, भले ही उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स जॉब कर रहे हैं। सो देन लेट्स कम टू द अदर साइड। इसमें आपको दिख रहा है जैसे प्रोफेशनल टैक्स मैक्सिमम कोई भी कंपनी काट सकती है, वो है 2500 रुपये। अभी हर कंपनी का अलग अलग होता है, बट मैक्सिमम द अमाउंट दैट दे कैन डिडक्ट इज 2500 रुपीज़, इसलिए हर महीने दे डिडक्ट 200 रुपीज़, बट लास्ट मंथ में दे डिडक्ट 300 रुपीज़, तो टोटल 2500 हो जाता है। फिर उसके अलावा होता है प्रोविडेंट फंड। अब दिस अमाउंट varies from organization to organization, but 12% जनरली एम्प्लॉयर्स डिडक्ट करते हैं, तो 12% एम्प्लॉयर्स करते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ 12% करते हैं। तो अगर इसमें ये लिमिट होती है कि कोई भी अगर 20+ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स और उनको प्रोविडेंट फंड काटना होता है। 12% ऑफ, so that's basically 12% of basic salary plus dearness allowance, but आजकल dearness allowance इतना होता नहीं organizations में, तो 12% of basic salary समझ सकते हैं। So 12% of basic salary plus dearness allowance, इतना 12% is contributed by employers and 12% is contributed by employees, but an employee can choose to contribute more, which is called as voluntary provident fund. तो उसका भी वो बेनिफिट ले सकते हैं अगर उन्हें ज़्यादा टैक्स सेविंग करनी है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर इट एंड वो लोग ज़्यादा भर सकते हैं। ओके। ऑल्सो अगर तुम्हारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में तुमने ऑप्ट इन किया हुआ था प्रोविडेंट फंड का, तो तुम्हें अगर कहीं जॉब चेंज कर रहे हो तो तुम्हें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड। ओके। इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे। इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने upsurge.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं।
फॉर एग्जाम्पल ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए। और ऐसा ऑप्शन है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इक्विटीज में ही इन्वेस्ट, मुझे प्रोविडेंट फंड में नहीं करना है, तो कैन आई ऑप्ट आउट ऑफ इट? सो बिकॉज तुमने पहले, अगर तुम्हारी पहली ऑर्गेनाइजेशन में तुमने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रखा है, तुम्हें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी वो कंपल्सरीली कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके। सो इसमें ये भी लिमिट होती है कि अगर तुम्हारा 15,000 से कम इनकम है तो कंपल्सरीली तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। बट अगर तुम्हारी 15,000 से ज़्यादा है तो फर्स्ट जॉब में यू हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। बट अगर तुमने ऑप्ट इन किया तो नेक्स्ट कंपनी में अगर तुम जॉब लेती हो तो तुम्हें अगर पहले ऑप्ट इन किया था तो इसमें भी ऑप्ट इन करना पड़ेगा। और ट्विंकल, ये जो TDS का अमाउंट है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? सो TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। जो आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपकी सैलरी दे रहा है तो वो एक अमाउंट डिडक्ट करके आपको सैलरी देते हैं विच इज कॉल्ड TDS। और ये जो TDS होता है इट्स अ टैक्स विच इज डिडक्टेड एंड देन पे टू द गवर्नमेंट। ओके। तो इट्स लाइक तुम टैक्स पे कर रहे हो एडवांस में। तो जैसे अप्रैल की सैलरी है तुम्हारे पास आई पर डिडक्ट हो गई, तो वो जो अमाउंट है वो तुमने मतलब टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को ऑलरेडी। सो दिस TDS दैट यू पे ईयर राउंड दैट इज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट एंड वो जो तुम्हारी फुल ईयर में लाइबिलिटी हो रही है उसके सामने एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी सैलरी XYZ है और उस पर TDS जितना भी समझो 12,000 डिडक्ट हो चुका है और तुम्हारी लाइबिलिटी टोटल आ रही है 13,000 रुपीज एट द ईयर एंड, तो 13,000 में से 12,000 तो तुम ऑलरेडी पे कर चुकी हो। तो तुम्हें सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारा सिर्फ 11,000 का लाइबिलिटी आ रहा है पर तुमने पे 12,000 का किया है तो व्हेन यू आफ्टर यू फाइल टैक्सेस तुम्हें 1,000 रुपीज का रिफंड मिल जाएगा। सो ये होता है TDS का। पर इसमें ऐसा भी होता है कि इफ द एम्प्लॉयर इज डिडक्टिंग TDS फ्रॉम यू, द एम्प्लॉय हैज टू मेक श्योर दैट दैट अमाउंट इज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स नहीं करते हैं सबमिट टू द गवर्नमेंट दिस अमाउंट, तो उसमें एम्प्लॉय का नुकसान हो जाता है क्योंकि तुम्हारी सैलरी में से तो कट गया है अमाउंट पर सामने नहीं मिला है गवर्नमेंट को, तो फिर एट द ईयर एंड यू कांट टेक द रिफंड इफ योर लाइबिलिटी इज लेसर। तो इस वजह से वन हैज टू मेक श्योर। तो इसलिए 26 AS करके गवर्नमेंट के पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म होता है, उसे रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि तुम्हारा जितना TDS कटा है वो सामने गवर्नमेंट को पे भी हुआ है। ओके।